तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का सभी सूत्र शुरू से लास्ट तक मैं आप लोगों को टोटल फार्मूला मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर आधारित मैं आप लोगों को सारे का सारे फार्मूला इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 में जो फॉर्मूला है वो है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। उसमें पहला चैप्टर का जो फॉर्मूला बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब कहा जाता है तो a बराबर BQ प्लस R होता है। अब ये होता क्या है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे a को भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं और q को भागफल कहते हैं और r जो आपका होता है वो शेषफल होता है। इसमें दोस्तों r का मान जो है ना 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए अगर b का मान 6 दिया हुआ है तो r का मान 0 से लेकर के दोस्तों r का मान जो है 0 से लेकर के 5 तक होगा। ठीक है, यानी r का मान यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। समझ पाए दोस्तों? चलते हैं हम लोग, देखिए। और इस चैप्टर में जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में उस चीज पे आप जानकारी जरूर पाइए दोस्तों। जैसे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहें जो याद हो जाए, जो रूट में यानी जो रूट से बाहर ना निकले, किसी भी एंगल से रूट से बाहर ना निकले, जैसे √3, इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, √3 ही रहेगा। जैसे 3√5, √7, √11, √19, √21, यानी बहुत सारा हो सकता है। या फिर पाई को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। सेम इसका देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका भी दूसरा शब्दों में आप कह सकते हैं जो रूट से बाहर निकले यानी रूट में किसी भी एंगल में ना बचे उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उसमें रूट नहीं होना चाहिए या फिर जो रूट में ना हो। जैसे में देखिए -4, -3, -5, 3, 6/7, 8/9, √4। जैसे √4 तो लिखे लेकिन ये रूट में रहेगा नहीं क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, या 22/7। ये सब आपका परिमेय संख्या है दोस्तों। अगर पाई दिया है, केवल पाई दिया है तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा, पाई का मान दिया है तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब छोटा सा और टॉपिक जान लेते हैं इसमें चैप्टर 1 में शांत अशांत के बारे में। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में चलते हैं। शांत अशांत होता क्या है पहले वो समझिए। जब हर में, हर का मतलब अंश होता है, जैसे ऊपर वाला होता है अंश भिन्न में और नीचे वाला हर होता है। तो दोस्तों अंश और हर में, अंश और हर, जब हर में यानी कि नीचे में 2 या 2 हो, सिर्फ 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो तब उसे हम शांत कहते हैं। ठीक है, और अशांत क्या होता है? जब हर में यानी कि नीचे में 2, 5 या 2 और 5 दोनों में से कोई भी कुछ भी ना हो तब हम उसे कहते हैं अशांत। ठीक है, काटना भी चाहे तो काटेंगे। जैसे देखिए नीचे में आप इसमें कहेंगे कि नीचे में 2 है तो ये शांत होगा, जी नहीं, कट रहा है तो काट देंगे। जैसे देखिए 19 दूना 38, अब आपका हो गया 19/7। इसका मतलब नीचे में केवल 2, 5 और 2 या 5 में से कोई भी चीज नहीं आया है काटने पर भी, तब ये आपका अशांत होगा। जैसे 9/7 क्या होगा? अशांत होगा। अब यहाँ देखिए 1/8, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें 2 या 5 या फिर 2, 5 में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये भी अशांत है। जी नहीं, इसको तोड़िए। हम 2 का क्यू करते हैं तो 1/2 के पावर 3 आता है, यानी 2 तो आया, सिर्फ 2 आया, तब आपका ये शांत है। अब देखिए यहाँ पे 7/5 गुना 14 जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 है तो आप कहेंगे ये शांत नहीं है। जी नहीं, ये कट रहा है तो काटेंगे। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, यानी 1/5 और 2 आ गया। तो देखिए हर में यानी कि नीचे में 5 या 2 बच गया तब आपका ये शांत है। ठीक है, जैसे 1/125 होता है तो ये भी आपका शांत है क्योंकि यहाँ पे 5 का क्यू होता है 125, तो नीचे में केवल 5 आया है। अब मोटा मोटी ये समझ लीजिए, अगर नीचे में हर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों आए
तब आपका शांत होगा, अगर नहीं आए तो अशांत होगा। शांत, अशांत, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर मैंने एक खास वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल देता हूं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। वैसे यहां पर भी आप समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और जो वीडियो मैंने बनाया है शांत, अशांत, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पर, उसमें मैंने दोस्तों एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ डिस्कशन किया है, जिससे कि यदि चैप्टर 1 में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। शून्यकों का योग होता है या योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। आप यहाँ भी कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल अगर आपको पूछा जाए या तो आप अल्फा इंटू बीटा लिखिए या फिर लिखिए सी बाई ए, ठीक है। शून्यकों का योग या योगफल में आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, या फिर यहाँ पे भी आप कह सकते हैं माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला आपका हो गया। और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप जिसे कहते हैं, मानक रूप जिसे कहते हैं, वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 को छोड़ करके। अब ऐसा क्यों होगा, तो देखिए अगर ए का मान हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, तो ये 0 को किसी से गुना करते हैं तो वो 0 बच जाता है, मतलब कुछ नहीं, तो केवल आपको इसमें बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए पावर में कम से कम ये होना चाहिए, इसलिए इस कहने का ये मतलब है दोस्तों, ठीक है। यानी ए का मान 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं और भी इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको बता दिया, माइनस बी होता है माइनस बी बाई ए। तो कभी कभी आपको ऐसे भी पूछा जाएगा माइनस, उसके बाद बी जो है कहां पे है, तो एक्स का गुणांक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स का गुणांक, ठीक है। फिर ए है दोस्तों, तो ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये भी हो गया माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप या तो ये कहें या फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए कहें, दोनों सही है। दोनों में से आपका जिसका काम लगता है वो यूज कर सकते हैं। काफी बार एग्जाम में और आपके सवाल में और आपके एग्जाम में, आपके चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई फॉर्मूला सी बाई ए होता है। ये सी है क्या, तो अचर पद, ठीक है। और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, और सी क्या है, तो अचर पद है। अचर पद का मतलब केवल संख्या होगा, इसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे त्रिघात बहुपद में देखिए, त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, या फिर व्यापक रूप ये होता है, या मानक रूप ये होता है, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे मैंने आपको द्विघात बहुपद में बताया। अगर ये ए 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ए का मान 0 को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं हम दोस्तों त्रिघात बहुपद में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर में। तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में क्या होगा, तो कहेंगे माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी जो है, देखिए बी जो यहाँ पे है, इस स्थिति में त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और ए जो है वह एक्स क्यू का गुणांक है त्रिघात बहुपद में, तो यहां लिखेंगे ए का मान, यानी कि एक्स क्यू का गुणांक, समझ पाए। उसके बाद देखिए फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए होता है त्रिघात बहुपद में। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, डी क्या है, तो अचर पद है जो लास्ट में बचता है, अचर पद यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ए क्या है, तो दोस्तों ए एक्स क्यू का गुणांक है। या तो ये कहे शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में, या फिर शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए कहे, दोनों सही है। जो आपको यूज होगा सवाल में उस पे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों कहेगा आपको दो शून्यकों को एक साथ लेकर के शून्यकों का योगफल क्या होगा। जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए फॉर्मूला होता है। सी क्या है, तो यहाँ पे देखिए सी एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे सी जो है एक्स का क्या है, गुणांक है, और ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। इसका जो यूज होगा आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दे देगा,
और शून्यकों का गुणनफल भी दे देगा और कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए, तो इस फार्मूला से आप लोग आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो ये था चैप्टर 2 का इतना फार्मूला। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों को यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए थर्ड नंबर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला का यूज हमेशा होता है, मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। देखिए, जब आपको a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2, तब आपको कौन कौन सा कारण हो सकता है, तो वो जो ग्राफ उसका होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या फिर संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर एक हल होगा, या अविरोधी होगा। यानी इतना आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 याद रखते हैं तो दोस्तों a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2, तब आपका ये केस काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। अब ये a1 a2 b1 b2 आता कहां से, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये सादा पेज मैं आप लोगों के लिए ले आया। कुछ समीकरण इस तरह से आपको दिया रहेगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ठीक है। उसके बाद a2 x प्लस b2 y प्लस c2। तो इस तरह से ये समीकरण आपको दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहेगा। तो यहीं से जो x से पहले होता है उसको a1 बोलते हैं, जो y से पहले होता है उसको b1 बोलते हैं, जो बच गया वो c1 होता है। इसी तरह से समीकरण 2 में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फिर से आ जाइए, यहाँ चैप्टर नंबर 3 में पहला है कि जब a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टा b2, तब ये सब होता है। अच्छे तरह से याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं रह सकता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम को उल्टा करके देख लीजिए, किसी भी बुक को उल्टा कर देख लीजिए, इससे बाहर नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों, जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2, तब क्या सब हो सकता है, तो ग्राफ में समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और विरोधी होगा। ये यानी कि दुश्मन है, यानी कि एक दूसरे का ये विरोध करते रहता है, और जो अविरोध करता है उसे हम लोग ये प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो कारण है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2, यानी जब सब बराबर होगा तब क्या होगा, समपाती होगा, आश्रित होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा, अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। यह भी लिखा जा सकता है, अनेक हल को ही अनगिनत हल कहते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है, तीसरा चैप्टर में किसी भी विधि से समीकरण का हल आप कैसे करेंगे, यानी आपके पास समीकरण दे दिया रहेगा, उसको कहेगा हल करने के लिए, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से भी आप हल कर सकते हैं। इसके बारे में, तीनों के बारे में सबका वीडियो बना हुआ है, बारी बारी से मैं तीनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यदि इस तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो दुनिया का कितना भी खतरनाक समीकरण हो, आपको इस तीनों विधि से बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और वज्र गुणनखंड विधि का जो मैंने फॉर्मूला बताया है, वहां पे जबरदस्त फॉर्मूला बताया है, वहां पे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। एक बार यदि आप इसे देख लेंगे तो वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला आपको जीवन तक याद रहेगा, भूल कर भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चैप्टर 3 में इतना ही फॉर्मूला था। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर आ गए हैं, जो कि है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डी का फॉर्मूला होता है, पहले डी को समझ लेते हैं। डी होता क्या है, डी को विविक्तर कहा जाता है या फिर विवेचक कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनांट्स बोलते हैं। यानी आपको एग्जाम में सवाल में पूछा जाता है कि विविक्तर ज्ञात करे या विवेचक ज्ञात करे, तब इसका फॉर्मूला होता क्या है, b² माइनस 4ac। ये कहां से आता है, द्विघात समीकरण है, तो आपको ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बता रखा है चैप्टर 1 में ही, ठीक है। चैप्टर 2 में दोस्तों उसके बाद देखिए डी का ये फॉर्मूला हुआ। अब डी का केस क्या सब होता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे याद नहीं रखते हैं तो कोई भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। जब डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब ये होता क्या है, केवल आपको ये याद रख लेना है कि जब डी का मान 0 आता है तब क्या होता है। जब डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद जब डी का मान जो है 0 से बड़ा
बड़ा होगा, 0 से बड़ा। बड़ा का मतलब ये हुआ 2 3 4 5 6 7 0.9 0.87 यानी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये ट्रिक समझिए, बड़ा छोटा कब पता चलेगा, जिधर ये घुमा रहेगा ना वो बड़ा होता है। डी के तरफ घुमा है इसका मतलब डी जो है 0 से बड़ा है। एक और चीज है इसको समझने का, जिधर नोक होता है ना उधर छोट होता है, तो ये नोक है 0 के तरफ, इसका मतलब 0 छोटा है किससे, तो डी से छोटा है। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। अब आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जब डी का मान 0 से छोटा होगा, यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, ये देखिए घुमा हुआ है किधर, यानी कि 0 की तरफ घुमा हुआ है, इसका मतलब जो है 0 जो है डी से बड़ा है। और नोक देख लीजिए डी के तरफ है, इसका मतलब डी छोटा है 0 से। अब ये छोटा कब होगा, यानी कि माइनस आ जाएगा मान, डी का मान जब माइनस में आ जाए, -3 -2 -7 -8 यानी माइनस में अगर मान आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डी का मान जो हुआ वो 0 से छोटा हुआ। तब हमें जो याद रखना है, डी का मान जब 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, उस सवाल का आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जब मूल आपको निकालना हो, जब डी निकल जाता है उसके बाद आपको अगर मूल निकालना हो तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर एक ही बार में आप चाहते हैं हम सवाल को आंसर बना दे तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये आप अगर एक ही बार में निकालना चाहते हैं तो x से ही डायरेक्ट निकालिए, यही x आपका मूल हो गया इस सवाल का। जब -x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, आपको ये केवल याद रखना है। बनता कैसे है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं चैप्टर 4 का पूरा वीडियो खत्म कर दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 का सारा लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। केवल एक वीडियो में मैंने 4.1 को खत्म किया है, दूसरी वीडियो मैंने 4.2 को खत्म किया है और तीसरी वीडियो में मैंने 4.3 को खत्म कर दिया है और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए 4.4 लेकर के आने वाला हूं। तो यदि दोस्तों आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस मूल को हम अलग अलग निकालें तो आपको अलग अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a होगा, बीटा बराबर -b माइनस √d/2a होगा। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग दो मूल निकाल सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल जरूर निकलेगा, त्रिघात समीकरण अगर होगा तो 3 मूल निकलेगा और उससे ऊपर जो भी होगा उतना मूल उसके बराबर निकलता है। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 4 में आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं वो टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ मैं भेज देता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां पे इसका पीडीएफ पूरी तरह से मिल जाएगा, जो मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वही पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 4 का जो फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा टोटल फॉर्मूला खत्म करने वाला हूं, चैप्टर वाइज खत्म करने वाला हूं। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में है दोस्तों जो कि समांतर श्रेणी है, इसे एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, डी को सार्व अंतर कहते हैं या फिर पदांतर कहते हैं, an, tn और l जो होता है इस तीनों को अंतिम पद बोला जाता है या फिर इसे nवां पद भी बोला जाता है। इस तीनों को nवां पद कहिए या फिर अंतिम पद कहिए, ये तीनों को ये अंतिम पद और nवां पद बोला जाता है। जब आपको सवाल में अंतिम पद बोला जाएगा तो समझ जाना है an, tn या फिर l कह रहा है। nवां पद अगर कहे तो भी समझना है या तो an कह रहा है या tn या फिर l कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका फॉर्मूला होता क्या है वो आप समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, अब इसका फॉर्मूला होता क्या है वो समझ लीजिए दोस्तों। अंतिम पद का या फिर nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n क्या है तो प्राकृतिक संख्या है, जिसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये n का मान हुआ, nवां पद ही इसे कहा जाता है। अब यहाँ d का अलग फॉर्मूला होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से दिया रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट अगर दिया रहेगा, अगर ये पद एपी में है तब इसमें आपको डी निकालने के लिए अगर कहेगा तब कहेंगे अगला पद, यानी 1 का अगला 2 हुआ और 2 का पिछला 1 हुआ। इस तरह से आप लोग निकाल सकते कहीं से भी। जैसे 3 से स्टार्ट अगर करते हैं तो 3 का अगला हो गया 4 और 3 का
3 का अगला हो गया 4 और 4 का पिछला हो गया 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यानी डी जो निकाल रहे हैं ना आपका मान बराबर आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डी का, डी जो सार्वंतर है, सार्वंतर का फॉर्मूला अगला पद माइनस पिछला पद होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पूछा जाता है जैसे एन पदों का योग, समझ लीजिए एन पदों का योग होता है एसएन, और एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, तो समझ लीजिए ये फॉर्मूला तब आपको यूज करना है एन पदों का योग जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब ये पद आपको नहीं दिया हो। समझ गए? उम्मीद करता हूं चैप्टर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां शेयर करना हो कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 6 नंबर चैप्टर की ओर। अब यहां देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 जो कि त्रिभुज है, इसमें ज्यादा फॉर्मूला होता नहीं है, बस इसका सोल्यूशन सिद्ध करने वाला ज्यादा रहता है। तो जो भी फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2 त्रिभुज दिया रहेगा, अगर कहेगा 2 त्रिभुज समरूप है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब मान लीजिए कि एबीसी त्रिभुज एबीसी और समरूप, ये जो साइन सही का आप देख रहे हैं ना, ये समरूप का निशान है, इस समरूप का, और त्रिभुज डीईएफ, 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बट्टे DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टे DF का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब समरूप रहता है 2 त्रिभुज और उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, उसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज ये होता है, समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का उसमें यूज होता है उस चैप्टर में, और सिद्ध भी किया जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, बी को समकोण बोलते हैं, तब उस स्थिति में एसी यहां जो हो गया ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है, और ए बी हो गया आपका लंब और बी सी हो गया आधार। यहां पे मैंने लिख दिया है, देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर हो गया लंब, ठीक है, और आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, थेल्स प्रमेय में क्या होता है वो समझिए। थेल्स प्रमेय होता है जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है और डीई जो है बी सी के समांतर अगर दिया रहता है, उस स्थिति में थेल्स प्रमेय होता है ए डी यानी कि ये ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये होता है आपका थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 6 नंबर चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस, मैथ या इंग्लिश, ग्रामर कोई भी चीज क्यों ना हो, किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊं, क्योंकि जो स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आइए, मैं तुरंत उसका कमेंट को पढ़ता हूं और उसके कमेंट को पूरा करता हूं। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर चैप्टर की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट फार्मूला पे बनता है, तो बारीकी से देखिएगा। चतुर्थांश, अब ये चतुर्थांश होता क्या है, मान लीजिए कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है तो 4 पार्ट में बट जाता है, इसी घटना को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश किसे कहते हैं, x अक्ष और y अक्ष किसी निश्चित बिंदु पर या O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो 4 पार्ट में बट जाता है, इसी घटना को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। पहले पार्ट में होता है प्लस प्लस और दूसरे पार्ट में होता है माइनस प्लस, यानी कि पहले x वाला लेंगे उसके बाद y वाला लेंगे। y प्लस में होता है ऊपर की ओर, नीचे वाला माइनस में होता है। x होता है बाएं तरफ होता है माइनस की ओर, माइनस होता है, और दाहिने तरफ होता है प्लस, ठीक है, x का मान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये समझ लीजिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में होता है, सेकेंड पार्ट में पहले x का मान लेंगे फिर y का मान लेंगे, यानी कि माइनस प्लस होता है सेकेंड में, आपको ये याद रखना है। थर्ड में होता है माइनस माइनस, x वाला भी माइनस और y वाला भी माइनस। फोर्थ में होता है पहले x वाला प्लस फिर y वाला माइनस, यानी ये समझिए इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 पार्ट आपका चतुर्थांश कहलाता है। इसमें जो भी निर्देशांक है जैसे ये प्लस माइनस, तो पहले x होता है फिर y होता है। इस तरह से आपको एग्जाम में आपके सवाल में बहुत सारा सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं चतुर्थांश वाला। यदि आपको इसका फॉर्म अच्छे से याद
याद है तो चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखिए बढ़ते हैं, इसमें और फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। अगर कहेगा तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला होता है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे √x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दूरी सूत्र का होता है। या फिर ऐसे भी होता है, आप कर सकते हैं। अगर आपको मूल बिंदु दिया रहेगा तब कहेगा दूरी सूत्र बताइए क्या होगा, मूल बिंदु का दूरी सूत्र क्या होगा, तो कहेंगे √x² प्लस y², यानी कि पहले x होता है बाद में आपका y होता है, तो x² प्लस y²। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो आपको हमेशा कहना है 0 0। अगर सवाल में मूल बिंदु का जिक्र नहीं किया गया है, 0 0 दिया हुआ है, उस स्थिति में आपको समझ जाना है कि अगर 0 0 है इसका मतलब इस सवाल में मूल बिंदु है। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा के लिए 0 0 होता है और उसका जो दूरी होता है वो होता है √x² प्लस y²। उसके बाद देखिए विभाजन सूत्र पूछा जाता है दोस्तों, विभाजन सूत्र में होता है अंतः विभाजन सूत्र पूछा जाता है। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए एक रेखा है, इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। a का निर्देशांक x1 y1 है और b का निर्देशांक x2 y2 है। इस स्थिति में कहेगा आपको कि p जो है a और b को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो x के लिए क्या फार्मूला होगा और y के लिए क्या फार्मूला होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अंतः विभाजन में x के लिए फार्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। इस फार्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हैं 12/21/12, 12/21/12। ठीक है, फिर y के लिए फार्मूला हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन फार्मूला हुआ x और y के लिए। इसी में आपको अगर बाह्य विभाजन कह देगा, बाह्य विभाजन, तब आप x के लिए केवल प्लस की जगह माइनस दे दीजिए, बस आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। यहां से बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्ट फार्मूला से पूछे जाते हैं, अच्छा से याद कर लीजिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक कहेगा तो x के लिए x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो पर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर, जो कि त्रिकोणमिति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ में सबसे बड़ा चैप्टर त्रिकोणमिति है और बहुत ज्यादा नंबर त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। दोस्तों उससे पहले चैप्टर नंबर 8 में जाने से पहले छोटा सा फार्मूला और भी है, जैसे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा तो x के लिए फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3 और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। जब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा तब ये फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल बन जाएगा। एक और फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आपको 3 निर्देशांक दिया रहेगा तो फार्मूला होगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। इसके आप ट्रिक के साथ याद क्या रख सकते हैं, 123, 231, 312, ये अपना बनाया गया फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अपने ट्रिक से आप याद रख सकते हैं 123, 231, 312, एक मोबाइल नंबर की तरह। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 रखना है और जो पहले होगा उसमें x देना है और बाद वाला 2 में y देना है, बीच में माइनस होना चाहिए। ऐसे आप सेटिंग कर लीजिए और सब में 123, 231, 312 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको संरेखी लिखा हो सवाल में तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है, केवल 1/2 हटा देना है और बराबर में 0 रखना है। अगर इतना का मान बराबर 0 आता है तो वो जो होगा उसका निर्देशांक संरेखी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अगर सवाल में आपको संरेखी लिखा हुआ मिलता है उस स्थिति में आपको केवल 1/2 हटा देना है और पूरा का पूरा बैठाना है और बराबर में 0 रखना है। अगर इतना का मान 0 आ जाता है तो संरेखी है, वरना नहीं है। बस इतना फॉर्मूला है चैप्टर 7 में। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर, जो कि त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले समझ लीजिए, ये ABC एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये जो त्रिभुज है आपका, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो कोण है वो आपका समकोण, जहां भी ये भी सिंबल दिखाई दे आपको समझ जाना है ये समकोण त्रिभुज है। ये जो खड़ा दिखाई दे रहा है ना, आपको इसको लंब समझना है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण, ये जो बड़ा भुजा दिखाई दे रहा है ये आपका कर्ण है। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे H से डिनोट किया जाता है। और ये जो नीचे वाला है इसको आधार बोलते हैं, जिसे बेस बोला जाता है, यानी कि इसको B से डिनोट किया जाता है। तो आप लंब, कर्ण और आधार समझ गए और ये
होता है एक समकोण। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये जो इसमें फार्मूला बनता है वो बनता है ये, जैसे साइन थीटा बराबर फार्मूला p/h यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा होता है b/h, टैन थीटा होता है p/h, कॉट थीटा होता है b/p और कॉसेक थीटा होता है h/p, सेक थीटा होता है h/b। ये सारा फार्मूला होता है। इस तरह से आपको ये 6 फार्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस पे मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा कि किस चैप्टर के फार्मूला को कैसे हम लोग याद करें। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केवल चैप्टर वाइज आपको टोटल का टोटल फार्मूला बता रहा हूं। यदि ज्यादा से ज्यादा लाइक रहा, कमेंट रहा, तो किस चैप्टर को कैसे हम ट्रिक से याद करें मैं आप लोगों के लिए तुरंत वो वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन उसमें लाइक और कमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर इसके बारे में कमेंट ज्यादा रहता है तो तुरंत मैं इसके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके बाद जो दोस्तों फार्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका बराबर में टैन स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसी तरह से देख लीजिए दोस्तों यहाँ और भी फार्मूला है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा को नीचे ले आएंगे, इंटू माने गुना, तो 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का फार्मूला होगा 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद दोस्तों और भी फार्मूला है, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। और भी फार्मूला है दोस्तों, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जो फार्मूला बता रहा हूं जो एग्जाम में यूज होता है, और इतना ही फार्मूला यदि आप लोग कर लेते हैं तो दोस्तों आपको एग्जाम में कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1 होता है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय टैन थीटा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। ये टोटल का टोटल फार्मूला हो गया त्रिकोणमिति का। अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिकोणमिति में टेबल की ओर। त्रिकोणमिति का टेबल मैं आप लोगों को बताता हूं, बेहद मैंने दोस्तों एक फास्ट तरीका से बताया है, उसे भी चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बना दिया है। अब आप लोगों को कैसे याद करना है वो उसका ट्रिक मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने इसका एक खास वीडियो बनाया है कि टेबल ट्रिक त्रिकोणमिति का कैसे याद रखें। आप लोग चुटकियों में इसे याद कर सकते हैं, कहीं दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, चुटकियों में आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेबल सारणी को कैसे याद करें उस पर खास वीडियो बनाया है, जो कि मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, उसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं और भी दोस्त कुछ फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। ये 6 फार्मूला देखिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, यानी कि अदला बदली होता है। दोस्तों दोनों फार्मूला देख लीजिए अदला बदली में है, ये भी 2 फार्मूला अदला बदली में है और ये भी 2 फार्मूला अदला बदली में है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा का रहा है तो समझ जाइए साइन में, साइन 90 माइनस थीटा का रहा है तो समझ जाइए कॉस में, यानी कि कॉस थीटा जाता है किस में दोस्तों, तो साइन थीटा में, साइन थीटा जाता है कॉस थीटा में, टैन थीटा जाता है कॉट में और कॉट जाता है टैन में। इसी तरह से कॉसेक जाता है सेक में और सेक जाता है कॉसेक में। ये हो गया दोस्तों त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर के आऊं। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि चैप्टर नंबर जो है वह 9, 10 और 11 इस तीनों चैप्टर में कुछ खास फार्मूला का यूज नहीं होता है। बस 9 चैप्टर में आप त्रिकोणमिति का फार्मूला याद है तो आपको काम चल जाएगा। उसके बाद 10 चैप्टर जो होता है उसमें फार्मूला का ज्यादा यूज नहीं होता है। बस मैं जो आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 बताऊंगा, यदि आप इसे देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 10 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 11 नंबर चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो कि रचना है, उसमें फार्मूला का कोई यूज नहीं होता है। इसलिए मैंने 9, 10 और 11 का नहीं बताया है, ना डिस्कशन किया है। केवल आप लोग
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा, और त्रिकोणमिति कर लेते हैं तो 9 कंप्लीट हो जाएगा। 11 में कोई फार्मूला का यूज नहीं होता है। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 12 में जो फार्मूला आता है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी कहिए। यहाँ पे डी क्या हो गया, व्यास हो गया, आर क्या हो गया तो त्रिज्या हो गया। इसके बारे में भी मैं नीचे लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, अर्धवृत्त का परिमाप होता है आर इंटू पाई प्लस 2, या इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं, जब आपको त्रिज्या मालूम होगा तो आप इसे डायरेक्ट अर्धवृत्त का परिमाप कहेंगे 36/7, आर इंटू 36/7 आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, बढ़ते हैं त्रिज्यखंड की ओर। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, या फिर जब आपको त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया हो तब दोस्तों आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 1/2 गुना त्रिज्या गुना चाप की लंबाई से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में, ऑप्शन वाले एग्जाम में, जिसमें आपको ऑप्शन पूछा जाता है जिसमें त्रिज्या और चाप की लंबाई दे देता है और कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब ये फार्मूला आपको नहीं यूज करना है, डायरेक्ट इस फार्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों त्रिज्यखंड का परिमाप भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है, या फिर 2r प्लस एल। एल क्या है तो चाप की लंबाई है दोस्तों, आर क्या है तो वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा का मान आपको दिया रहेगा। अब उसमें देखिए ये भी पूछा जाता है वलय या रिंग, पूछा जाए वलय या रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा तो कहेंगे पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसमें आर का मान बड़ा आर जो है छोटा आर से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, बाह्यता अगर स्पर्श कर रहा है वृत्त एक दूसरे में, अगर बाह्यता स्पर्श करे, जैसे ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, दोनों अगर एक दूसरे को यहाँ पे बाहर में टच कर रहा है तो इसके केंद्रों की जो बीच की दूरी होगा ना, उसके फार्मूला में आर प्लस छोटा आर कर देंगे, बड़ा आर को छोटा आर में जोड़ देंगे। अगर अंतः स्पर्श करे, जैसे ये है और एक वृत्त ये है, अगर अंदर में स्पर्श कर रहा है तब बड़ा आर में से छोटा आर को घटा देना है। ये टॉपिक याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसी चैप्टर में पूछा जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, चाप की लंबाई अगर पूछा जाता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री, चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। उसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, या कहेंगे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, यही आपका हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर आपको चतुर्थांश का परिमाप पूछ दिया जाएगा तो कई सारे स्टूडेंट वहां चुप हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। आर इंटू पाई थीटा, सॉरी दोस्तों, आर इंटू पाई बट्टे 2 प्लस 2, ये होता है चतुर्थांश का परिमाप। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और भी इसमें फॉर्मूला है, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 13 की ओर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, जैसे घन में आता है, जिसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, CUBE। घन का आयतन होता है भुजा Q, या फिर कहेंगे AQ, भुजा यहाँ पे A माना गया। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए तो कहेंगे 4a स्क्वायर, यानी कि 4 भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए तो कहेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको घनाभ के बारे में कहा जाए तो कहेंगे घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबॉइड, CUBOID। घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H या LBH, जहाँ पे L है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए तो कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाए तो कहेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसी तरह से दोस्तों बेलन का होता है, जैसे बेलन का इंग्लिश होता है सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। सिलेंडर माने बेलन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये जो है दोस्तों L बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, H बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, R बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आपको शंकु में पूछा जाता है, शंकु के लिए है। आगे मैं आप लोगों को शंकु के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले बेलन को देख लेते हैं। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये टोटल का टोटल फॉर्मूला मैं आप लोगों को गणित कक्षा 10 का इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग शंकु के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं, CONE। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई RL। कैसे निकालेंगे, वहां पे मैंने अभी तुरंत 1 मिनट पहले बताया था। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई R इंटू एल प्लस आर। ठीक है, बढ़ते हैं गोला की तरफ। अब इसमें गोला भी पूछा जाता है दोस्तों। गोला जैसे इसे इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, SPHERE, स्फीयर माने गोला। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R3। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी 4 पाई R स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ गोला में दोनों सेम होता है। बढ़ते हैं अर्धगोला की ओर। अर्धगोला को इंग्लिश में कहते हैं हेमीस्फीयर, HEMISPHERE, हेमीस्फीयर माने अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई R3 होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ समझिए दोस्तों, R को त्रिज्या कहते हैं, R को त्रिज्या, H को ऊंचाई, पाई कहते हैं इसका, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। L को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और A को भुजा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 13 भी आपको बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 की ओर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 13 में कुछ और भी फॉर्मूला है। जैसे खोखले गोले का आयतन कहेगा तो कहेंगे 4/3 पाई इंटू बड़ा R3 माइनस छोटा R3। ठीक है, बड़ा R का मान छोटा R से बड़ा होता है। खोखले अर्धगोले का आयतन पूछेगा तो 2/3 इंटू पाई इंटू R3 माइनस छोटा R3। खोखले बेलन का आयतन अगर पूछेगा तो कहेंगे पाई H इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। ठीक है, ये खोखले बेलन का आयतन हुआ। अब शंकु के छिन्नक के बारे में समझते हैं। शंकु के छिन्नक को बाल्टी कहा जाता है। अगर बाल्टी भी पूछे तो आपको समझ जाना है शंकु का छिन्नक है। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है पाई H/3 इंटू बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा R स्क्वायर प्लस बड़ा R इंटू छोटा R। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई L इंटू बड़ा R प्लस छोटा R। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो कहेंगे पाई छोटा R स्क्वायर प्लस पाई बड़ा R स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल प्लस पाई एल इंटू आर बड़ा R प्लस छोटा R। ये होता है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए सब में पाई है दोस्तों। पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे छोटा R स्क्वायर प्लस बड़ा R स्क्वायर प्लस उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे L इंटू बड़ा R प्लस छोटा R। ठीक है, ये हो गया शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बड़ा R का मान छोटा R से बड़ा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर चैप्टर की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चले आए हैं 14 नंबर चैप्टर की ओर धीरे धीरे, चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसमें माध्य 3 तरह से पूछा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f होता है। ये सब क्या होता है सब के बारे में मैं नीचे बता रहा हूँ आप लोगों को। माध्य में कल्पित माध्य विधि पूछा जाता है जिसमें फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fd बट्टे सिग्मा f होता है। पग विचलन विधि पूछा जाता है माध्य निकालने के लिए a प्लस सिग्मा fu बट्टे सिग्मा f गुना h होता है। बहुलक का फॉर्मूला पूछा जाता है सांख्यिकी में। तो बहुलक का देखिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। माध्यक का फॉर्मूला होता है दोस्तों l प्लस n बट्टे 2 माइनस cf बट्टे में f गुना h। और एक और फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। या बहुलक का फॉर्मूला पूछा जाए तो कहेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक का अगर फॉर्मूला पूछा जाए दोस्तों तो इस तरह से लिखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यक, क्या लिखेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से अगर आपको पूछा जाए सिर्फ 2 माध्य बराबर क्या होगा तो कहेंगे 3 माध्यक माइनस बहुलक। केवल आप ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु पूछा जाता है इस चैप्टर में। तो कहेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। ठीक है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। निम्न सीमा को लोअर लिमिट बोलते हैं और उच्च सीमा को अपर लिमिट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सारा चीज लिख दिया कि कौन क्या चीज है। L को निम्न सीमा, H को वर्ग अंतराल,
F या F1 को बारंबारता बोलते हैं। CF जो आपने देखा होगा उसको संचयी बारंबारता कहते हैं। जहां पे आपने N देखा होगा वह प्रेक्षणों की संख्या होती है। F0 को बारंबारता के पहले कहते हैं, ठीक है। F2 को बारंबारता के बाद कहते हैं, यानी F0 बारंबारता के पहले की बारंबारता, F2 हो गया बारंबारता के बाद की बारंबारता। A जो होता है कल्पित माध्य होता है और D जो होता है वो विचलन होता है। जब A और D दोनों में आता है तो A को कहते हैं पहला विचलन और D को कहते हैं दूसरा विचलन। इस तरह से मैंने दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब उसके बाद आता है दोस्तों आपको प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता में अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, केवल शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे PE प्लस PE डैश बराबर 1, यानी प्रायिकता में जो होता है वह अधिकतम मानों का जो योग होता है वह 1 होता है और निम्नतम मानों का जो योग होता है वह 0 होता है। यानी प्रायिकता का जो मान होगा ना, जो प्रायिकता का मान होगा वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये होता है प्रायिकता का मान। केवल 2 फार्मूला ये याद रखिए। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता का मान यानी चैप्टर नंबर 15 में जो है वह केवल प्रायिकता का मान आपको ये याद रखना है, बस आपका ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक यानी कि गणित का पूरा चैप्टर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया है। अब आपका कोई फार्मूला छूटा हुआ नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस चैप्टर को कैसे ट्रिक से याद करें, आप लोग अगर चाहते हैं कि चैप्टर वाइज ट्रिक लेकर के आऊं फार्मूला याद करने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। कमेंट और ज्यादा लाइक को देख करके मैं चैप्टर वाइज जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। और इसी तरह से आप लोगों को चैप्टर वाइज एक ही चैप्टर में, अगर एक ही वीडियो में चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को सोल्यूशन लेकर के आऊं तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा थोड़ा सा कोशिश आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।